एक गांव में मनीषा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका बाप ज्यादा नशा करने की वजह से अभी कुछ सालों पहले ही गुजर चुका था। माँ, आप मेरा इंतजार करना, खेत से आते वक्त मैं आपकी दवा जरूर लेकर आऊंगी। अरे बेटा, रहने दे, मैं जानती हूँ ये दवाइयाँ बस थोड़ी सी देर को सुकून देती हैं, वरना फिर से सारा मामला वही के वही ही होता है। माँ, कम से कम दर्द से तड़पने से तो अच्छा है ना कि कुछ देर को आराम मिल जाए। नीतू को कमर में दर्द होने की परेशानी थी। दवा खाने से तो उसका दर्द काबू में रहता था, लेकिन दवाई छोड़ते ही वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाती थी। माँ की ऐसी हालत की वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी बेचारी मनीषा के ही सर पर थी। मैं जा रही हूँ माँ, ऐसे बोलकर मनीषा अपने काम पर निकल गई। वो अपने गांव के एक अमीर साहूकार के बगीचे में काम करने जाया करती थी। अभी वो जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक झाड़ी में फंसी हुई छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ, रुको नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मनीषा ने उस चिड़िया को झाड़ी से निकाला और वो फिर से अपने रास्ते पर निकल गई और बगीचे में पहुंच गई। अरे वाह, इस बार तो मालकिन मेरे काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। जरा इन लाल लाल रसीले सेबों को तो देखो, कितने ज्यादा सेब उगे हैं इस बार। ऐसे बोलकर मनीषा सभी पेड़ों पर पानी डालने लगी। उस बगीचे में ढेर सारे सेब के पेड़ लगे हुए थे। अभी मनीषा पानी डाल ही रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ पर आ गई। सब अच्छे से तो चल रहा है ना? हाँ मालकिन, आप खुद ही देख लीजिए, कितने ज्यादा बड़े और लाल सेब उगे हैं। इस बार मैंने बहुत मेहनत। हाँ, बस कर, ये सब तेरी मेहनत का नहीं, हमारी अच्छी किस्मत का नतीजा है, समझी? तुझे महाना तनख्वाह तो मैं पहले जितना ही दूंगी। अरे लेकिन नहीं, मैं तो गलत कह रही हूँ। तूने तेरी माँ की खराब तबीयत की वजह से 3 दिन काम से छुट्टी ली थी, उसके भी पूरे पैसे काटे जाएंगे। मालकिन, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे मेरी माँ के लिए दवा लेकर जाना है। प्लीज मेरी पगार मत काटना। यहाँ क्या रिश्तेदारियाँ निभाने आई हूँ मैं, समझी? जितना तेरा निकलेगा उतना ही मिलेगा। ऐसा बोलकर रजनी सभी का हिसाब करने लगी। जहाँ हर बार सेब थोड़े से ही उगते थे, तो वहीं मनीषा ने अपनी जी जान की मेहनत से इस बार सबसे ज्यादा सेब उगा कर दिखाए थे। लेकिन फिर भी दुष्ट रजनी ने उसे इस सब के लिए भी कोई फालतू पैसे नहीं दिए और साथ ही उसके काम पर न आने वाले दिनों की भी उसने पूरी पगार काटी। इतने में तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाएगा या फिर माँ की दवा। मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो मुझे मकान का किराया भी देना है। बेचारी मनीषा को ऐसे ही सोचते सोचते खेत में ही शाम हो गई और बिल्कुल शाम को मनीषा घर पर पहुंची और घर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? और ये आंसू? बेटा, सब कुछ हमसे छिन गया। देख हमारी आंखों के सामने तेरे बाप आ गए और अब ये घर देख बेटा। मनीषा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। वो सब कुछ समझ चुकी थी। बेचारी मनीषा के हाथों किराया ना भर पाने की वजह से अब उनका घर भी छिन चुका था और दोनों माँ बेटी बस बेबसी से उसे देख रही थी। माँ, जब तक जिंदगी है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ अगर ये घर छूट गया तो? चलिए हम फिलहाल मौसी जी के यहाँ चलते हैं। अपने थोड़े बहुत पैसे और सामान लेकर मनीषा अपनी माँ के साथ अपनी मौसी जी के यहाँ जाने को निकल गई। वो ट्रेन से जा रहे थे कि तभी भाई साहब, मेरी माँ की पीठ में तकलीफ है, प्लीज आप इन्हें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं खुद इस सीट से उठ जाता हूँ और तुम अपनी माँ को इस पर बैठने की बजाय लिटा देना, ठीक है? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
तो और फिर कैसे बोलूं? मैंने इस सीट के पैसे दिए हैं, समझी? अगर सीट चाहिए तो तुम भी अलग से 1000 रुपए जमा करो। आई बड़ी भिखारन अपनी माँ को बिठाने वाली। चल हट यहाँ से। मनीषा उस आदमी के बुरे व्यवहार को देखकर दंग रह गई। बेचारी माँ बेटी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी तरह से मनीषा नीतू को लिए अपनी मौसी के यहाँ पहुँचती है। अरे नीतू दीदी, मनीषा मेरी बिटिया अचानक। अपनी बहन को देखकर नीतू की आंखें भर आईं और वो उसके गले लग गई। मौसी जी, अभी माँ को आपकी जरूरत है। मनीषा ने अपनी मौसी को अपने साथ हुई सारी बातें बताई। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ मनीषा, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। जानती है, मेरे पति 2 दिन बाद चाइना जा रहे हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए मौसी जी, हम 2 दिन में यही शहर में ही कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। मनीषा 2 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ रुक तो गई, लेकिन चिंता की बात ये थी कि 2 दिन के बाद वो कहाँ जाती, क्योंकि उनके आधे पैसे तो गांव से शहर आने में ही खत्म हो चुके थे। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन भी हो गए। चलिए मौसी जी, अब हम चलते हैं, आप आराम से जाइए। रुक जा मनीषा, मैंने तेरे मौसा जी से बात की है। इस इतने बड़े शहर में तू कहाँ भटकेगी बेटा? आप परेशान मत होइए मौसी जी, मैं अपनी माँ को लेकर कहीं न कहीं रहने का इंतजाम कर ही लूंगी। वैसे भी हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आपने 2 दिन हमें अपने घर में रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बोलकर मनीषा अपनी माँ के साथ बाहर आ गई और वो दोनों बस दर दर भटकने लगी। एक मंदिर में भंडारा हो रहा था, वहीं पर बैठकर दोनों माँ बेटी ने अपना पेट भरा और फिर मनीषा ने भगवान जी से बहुत ज्यादा प्रार्थना की। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारा सहारा हो, प्लीज कुछ करो। ऐसे बोलकर मनीषा फिर से अपनी माँ के साथ किसी बसेरे को तलाशने लगी। वो दोनों चलते चलते शहर की खाली खाली सी जगह पर आ चुकी थी, जहाँ बहुत कम घर थे और अब रात भी बहुत हो चुकी थी। देख तो मनीषा, यहाँ कितने बड़े बड़े मैदान खाली हैं। चलो माँ, यही चाँद के नीचे अपनी रात काटते हैं। दोनों बेबस माँ बेटी वही मैदान में ही बैठ गई और चाँद की रोशनी को देखने लगी। अभी वो बस चाँद को देख ही रही थी कि तभी मनीषा को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके हाथ को छुआ हो। ये क्या था? मनीषा ने अपने हाथ को उठाकर देखा तो उस पर बिल्कुल एक छोटी सी लाल रंग की तितली जैसे पंखों वाली परी बैठी हुई थी। ये तो कैसी हो मनीषा? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं लोगों का मन पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत ही दर्दों से जूझ रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, मदद। जानती हो, मेरी जैसी परियां इस दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं जिन्हें हम खुद को दिखाना चाहते हैं। समझी? समझ गई। ये तो कुछ कुछ परियों की कहानी जैसा है। अगर तुम सच में एक परी हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं वही तो करने आई हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? परी चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे मनीषा के बस्ते में एक लाल सा सेब दिखाई दिया। हाँ, ये सेब। ऐसे बोलकर परी ने उस सेब पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ती वैसे ही देखते वहाँ एक सुनहरी रोशनी सी जगमगाई। वहाँ एक सेब से बना बड़ा सा घर नजर आया, जिसमें खिड़की दरवाजे खुले हुए थे और उसमें उनकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। और वो कोई मामूली घर नहीं बल्कि जादुई था। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही परी। अभी तो ये जादू शुरू हुआ है, ये देखो।
ऐसे बोलकर उस परी ने मनीषा के आसपास की जगह को बड़े ही सुंदर से मैदान में बदल दिया। अरे वाह, तुम्हें पसंद आया, मुझे खुशी हुई। जानती हो मैं क्यों तुम्हारी इतनी मदद कर रही हूँ? नहीं, तुम्हें याद है वो चिड़िया जिसे तुमने बचाया था? वो मैं ही थी। बस उसी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये सब किया। जानती हो इस घर में और भी बहुत से जादू है जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। ऐसे बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई। मनीषा और उसकी माँ अपने अनोखे से घर को निहार रही थी। अब उनके दिन बदल चुके थे और मनीषा की मेहनत और यकीन की जीत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से मनीषा अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से जादुई सेठ के घर में रहने लगती है। माँ, आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूँगी। आप बनाएंगी ना ऐसा लहंगा मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची। मैं तो अपनी बेटी के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार करूँगी। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी बेटी इस घर से विदा होकर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब आपको मुझे घर से भेजने की बहुत जल्दी है? मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है और माँ के लिए वो दिन बहुत खुशी का होता है और उसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहती है। इससे खुशी की बात एक माँ के लिए हो ही नहीं सकती। ये लो, नंदिनी बिटिया भी आ गई। बिटिया, तुम्हारा लहंगा तैयार है। लहंगा तो बहुत ही सुंदर बनाकर तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। ये क्या, तुमने इस कलर से ये डिजाइन क्यों बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर ये डिजाइन बनाना भी था तो सेम कलर से बनाना था। कितना गंदा लग रहा है। जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, तुम चाहती हो कि मैं ये लहंगा पहनकर शादी करूं? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ ने तो यही डिजाइन बताया था और कहा था बिल्कुल सेम ही बनाना है, तो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और 5 दिन बाद मेरी शादी है और अब मुझे किसी अच्छे से बुटीक पर जाना होगा और उनसे अपनी शादी का लहंगा बनवाना होगा। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार लग रहा है और माँ ने जो 1000 रुपए एडवांस दिए थे वो ही रखिए आप। इसका तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली आपको। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके तुम्हारे लहंगे को बनाकर तैयार किया है कि जमींदार की बेटी की शादी है, उसके लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अब तुम पैसे देने से मना कर रही हो। ये तो गलत बात है। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के बात कर। मैं जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। मैं 1 मिनट में तुम्हें इस गांव से 9-2-11 करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये पहनने के लायक ही नहीं है। नंदिनी बेटी, शांत हो जाओ। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इसके पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, ले जाओ। मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। नंदिनी अपने दोस्त के साथ वो लहंगा लेकर चली जाती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे यार नंदिनी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके पैसे तुम्हें दे देने चाहिए थे और तेरी माँ ने पैसे देकर भेजा तो था, फिर तूने इस लहंगे के पैसे क्यों नहीं दिए? तुझे मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं? तुझे पता है ना मेरी माँ कितनी कंजूस है। मुझे मौका अच्छा दिखा कि ये गरीब कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो इस गरीब का फायदा उठा लेती हूँ। वैसे सच में ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा लहंगा तो अच्छे से अच्छे बुटीक में भी नहीं मिल सकता।
नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक गरीब के इतने दिन की मेहनत के पैसे उसने अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए अपने पास रखे थे। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उस नंदिनी की बच्ची को ऐसे ही क्यों जाने दिया? बेटी, वो जमींदार की बेटी है और वो अपने पिता से कहकर हमारी शिकायत कर देती तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देते। फिर हमारा क्या होता बेटी? निहारिका अपनी बेटी को समझाने लगती है कि हम लोग गरीब हैं और वो अमीर, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जानवी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कुछ दिन बीत जाते हैं, जिससे निहारिका की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। उसके बाद वो बैठकर एक लहंगा बनाने लगती है, जिसे देखकर जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लहंगा बना रही हैं। माँ, आप बस आराम कीजिए, मैं सारे काम करने के लिए हूँ ना। हाँ बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का। तो सोचा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती हूँ। एक पुरानी साड़ी रखी थी और कुछ मटेरियल थे, उसी से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा बना रही हूँ। फिर क्या था, ऐसे ही काफी दिनों तक निहारिका वो लहंगा बनाते रहती है और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जानवी, ये देखो, लहंगा बनकर तैयार भी हो गया। बेटी, इसे पहनकर तू बिल्कुल परी लगेगी। इतना सुंदर लहंगा देखकर जानवी भी बहुत खुश होती है। फिर अचानक एक दिन निहारिका के घर एक बूढ़ी औरत आती है और निहारिका से कहती है, बेटी, मेरी बेटी की शादी है और उसके पास शादी में पहनने के लिए लहंगा तक नहीं है। क्या तुम कुछ दे सकती हो ताकि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी का लहंगा दिला सकूं? मैंने बहुत जगह लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोई बात नहीं अम्मा जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद निहारिका अंदर चली जाती है और उसने जानवी के लिए जो लहंगा बनाकर तैयार किया था वो लेकर आती है और कहती है, अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से शादी का ये लहंगा बनाकर तैयार किया था, लेकिन गरीबी के कारण मेरी बेटी की शादी कहीं नहीं हो पा रही है। सबको तो दान दहेज चाहिए और मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूंगी? इतना कहने के बाद ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और निहारिका से कहती है, मैं परी लोक से आकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी बेटी के लिए जो शादी का लहंगा बनाकर तैयार किया था वो तुम एक मजबूर बूढ़ी औरत को देने के लिए तैयार हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं ये शादी का लहंगा जादुई बनाती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस लहंगे को जादुई सेब के लहंगे में बदल देती है। ये जादुई सेब का लहंगा है। अब तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो और हंसी खुशी से रह सकती हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है और मेरी बेटी के लहंगे को जादुई सेब का लहंगा बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी परी जी, और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निहारिका अपनी बेटी के पास जाकर
उसे परी के बारे में सब कुछ बताती है। फिर जैसे ही निहारिका उस जादुई सेब के लहंगे से कहती है कि उसे पैसे चाहिए, तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और पैसों की बारिश होने लगती है। अब पूरे गांव में निहारिका से अमीर कोई भी नहीं था। इतना सारा धन दौलत देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से निहारिका और जानवी जादुई सेब के लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव में पूर्णिमा नाम की एक औरत रहती थी। पूर्णिमा की 2 बेटियां थीं, पूजा और आरुषि। आरुषि पूर्णिमा की सगी बेटी नहीं थी। आरुषि पूर्णिमा को एक मंदिर के बाहर मिली थी। आरुषि स्वभाव की बहुत ही अच्छी लड़की थी। और पूर्णिमा कभी भी आरुषि और पूजा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। वो दोनों को ही एक समान प्यार करती थी। वो आरुषि को कभी भी सौतेली बेटी होने का एहसास नहीं देती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूजा आरुषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आरुषि से जलती थी क्योंकि सभी लोग आरुषि की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि आरुषि बहुत ही होशियार और समझदार थी। कुछ साल पहले पूर्णिमा के पति की एक कार हादसे में ही मृत्यु हो जाती है और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। आरुषि को बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे सिलने आते थे, इसलिए वो सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लोगों को उसके बनाए हुए लहंगे बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा हो जाता है। अब उनका घर इसी से चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरुषि और पूजा का स्कूल से रिजल्ट आ जाता है। पूजा का रिजल्ट देखकर पूर्णिमा आग बबूला हो जाती है और पूजा को एक खींच कर तमाचा मारती है। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। मैंने तुम्हारे 2 ट्यूशन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी तुम फेल हो गई। आरुषि को देखो, वो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन तुमसे 4 गुना तेज है और इस बार भी फर्स्ट आई है और पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई भी करती है और घर चलाती है। और एक तुम हो जो पैसा बर्बाद करना जानती हो बस। मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसे नहीं, आप मुझे उठा कर लाई हैं। आप ऐसा करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। पार्टी मत करो, शॉपिंग मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, यही तो उम्र है। इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसी तरह पूजा अपनी माँ से बहस कर रही थी। ये सब सुनकर पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूजा को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, एंजॉय करने के लिए तुमसे किसने मना किया है? लेकिन शायद अभी तुम्हें पता नहीं है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। बेचारी आरुषि स्कूल जाती है और फिर रात रात भर बैठकर लहंगे सिलती है, तब जाकर 2 पैसे घर में आते हैं। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, तब जाकर तुम्हें पैसों की कीमत समझ आएगी। और अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो जाओ और खुद से कमा कर खाओ, फिर करना एंजॉय तुम। ये सब सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा को आरुषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज आरुषि की बच्ची के चक्कर में माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है। आरुषि की बच्ची, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू ज्यादा दिन इस घर के अंदर नहीं टिक पाएगी। पूजा आरुषि से बदला लेने के लिए एक जादूगर के पास जाती है और उस जादूगर से सब कुछ बताती है कि वो अपनी सौतेली बहन से बदला लेना चाहती है। पूजा की पूरी बात जानकर जादूगर पूजा से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें जादुई लहंगा मिलेगा। तुम ये जादुई लहंगा उस लड़की को पहना देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में आ जाती है। जादूगर की बातें सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उस जादूगर को 10,000 रुपए दे देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद पूजा आरुषि को वो जादुई लहंगा पहनने के लिए बहुत जोर देने लगती है। आखिर में आरुषि
वो लहंगा पहन ही लेती है। लहंगा पहनने के साथ ही आरुषि पूजा के वश में आ जाती है। सुन आरुषि, अब जल्दी से मेरी माँ के पास जा और उनकी खूब इंसल्ट करके आ। आरुषि ने जादुई लहंगा पहना हुआ था, इसलिए वो पूजा की बात मान लेती है। उसके बाद आरुषि अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की बहुत इंसल्ट करती है। थोड़ी देर के बाद पूजा आरुषि को माँ पर अत्याचार करने को कहती है। आरुषि बिल्कुल वैसा ही करती है। आरुषि पूर्णिमा के कमरे में जाती है और पूर्णिमा के हाथ पीछे से मोड़ देती है और कहती है, क्यों रे चुड़ैल पूर्णिमा, तू मुझसे प्यार में सारा काम करवा लेती है ना। अब से मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी, ना ही सिलाई करूँगी और ना ही घर का काम करूँगी। अब से घर का सारा काम भी तू करेगी और सिलाई भी तू ही करेगी। समझ आया तुझे? चल अब जल्दी से जा और मेरे लिए स्वादिष्ट वेज मंचूरियन बना कर ला। आरुषि बेटी, तुझे अचानक ये क्या हो गया? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छी बेटी समझती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकबक। जल्दी से मेरे लिए वेज मंचूरियन बना कर ले आ। अब समय बर्बाद मत कर और उसके बाद तुझे गार्डन की सफाई भी करनी है। गार्डन बहुत ज्यादा गंदा है। पूर्णिमा आरुषि के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अचानक से आरुषि को क्या हो गया है। थोड़ी देर के बाद पूर्णिमा वेज मंचूरियन बनाकर आरुषि के पास लाती है। पूर्णिमा देखती है कि आरुषि अपने हाथ से बनाए हुए लहंगों में आग लगा रही है। तभी पूर्णिमा आरुषि से कहती है, अरे आरुषि बेटा, तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने सभी लहंगे जला क्यों दिए? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लहंगे मैंने अपने हाथ से बनाए थे और अगर मैंने जला भी दिए तो तेरा क्या जा रहा है? ये सब देखकर पूजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आरुषि के जाने के बाद पूजा पूर्णिमा के पास आती है और उससे कहती है, देखा मम्मी, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली है ना, तो सौतेली ही रहेगी, चाहे इसे कितना भी प्यार कर लो। अभी भी समय है, आप इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो समय दूर नहीं जब वो हम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। पूर्णिमा बिना सोचे समझे पूजा की बात मान लेती है और आरुषि को घर से बाहर निकाल देती है। आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कब बदतमीजी की थी। उसको नहीं पता था कि ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। 2 दिन बीत जाते हैं। आरुषि को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वो एक जगह बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैंने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कब किया। ऐसा कहकर आरुषि बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो आरुषि से कहती है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं आरुषि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। परी की बातें सुनकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। आरुषि जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो तुरंत ही अपने घर वापस जाती है और पूजा से कहती है, पूजा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बता दो। आरुषि पूजा से सब कुछ सच सच पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पूजा सच नहीं उगलती। तभी उस जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और अगले ही पल पूजा सारा सच बताना शुरू कर देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद पूर्णिमा पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पूजा, मुझे नहीं पता था कि तुम आरुषि से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। और तो और, तुमने इसको घर से बाहर निकलवाने के लिए एक जादूगर की मदद भी ली। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है
अगर परी आरुषि को दूसरा जादुई लहंगा नहीं देती तो शायद आज सच मेरे सामने ना आ पाता। पूजा अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन पूर्णिमा उसकी एक नहीं सुन रही थी। तभी आरुषि कहती है, माँ कोई बात नहीं, इसको एक मौका दे दीजिए, आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। आरुषि के कहने पर पूर्णिमा पूजा को माफ कर देती है। अब दोनों सौतेली बहन सगी बहनों की तरह एक साथ घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।